हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग के अंतर्गत मालवा के पठार पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके पहले हमने मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड का पठार पर चर्चा की थी, और आज हम मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मालवा के पठार की चर्चा करने जा रहे हैं और मालवा के पठार की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मालवा का पठार की जो हमारा भौगोलिक वातावरण या जो क्षेत्रफल या जो एरिया इसका है तो वो कितना है। तो जो मालवा का पठार है हमारा, यह 88,222 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर फैला हुआ है। 88,222 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, और यह मध्य प्रदेश के कुल भाग का 28% है। जो मध्य प्रदेश का ओवरऑल एरिया है उसका यह कुल भाग का 28% है। और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग का कहा जाता है। और जैसा कि आप इस मैप पर देख पा रहे हैं, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, तो जो अक्षांशीय विस्तार है इसका अगर हम उस पर चर्चा करें तो अक्षांशीय विस्तार पर आप देखेंगे कि 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसके साथ ही यह 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह फैला हुआ है। तो यह हमारा मालवांचल का जो पठार है उसका क्षेत्रफल हो गया और अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसकी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे भी चर्चा कर रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा खासियत इसका यहाँ पे है मालवा के पठार का, कि यहाँ का जो क्षेत्र है यह नदियों के लिए सबसे उपयुक्त है। अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में नदियाँ जो हैं वो मध्य प्रदेश की पाई जाती हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र को ख़ास तौर पे नदियों के मायका का भी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की जो जलवायु है अगर हम उस पर चर्चा करें तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूली जलवायु है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच जो है वो वर्षा का क्षेत्र है, और उष्णकटिबंधीय मानसूली जलवायु है। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वोत्कृष्ट जलवायु के बारे में बताया है। तो यह एक यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, और यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है जो पूछा जाता है। और इसका अगर हम प्राकृतिक क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ का ये जो हमारा क्षेत्र कहलाता है, ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है हमारी, उसका क्षेत्र यहाँ पे कहला रहा है। और ये हमारा जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो यहाँ पे आती है, तो विंध्याचल का क्षेत्र भी यहाँ पे निचले स्तर पर है दक्षिण के क्षेत्र में। और अगर हम मालवा के पठार का हम उत्तरी क्षेत्र देखें यहाँ पर, तो इसका आधा भाग जो है उत्तरी क्षेत्र का वो मध्य भारत के पठार में, और पूर्वी क्षेत्र अगर हम देखें तो यह बुंदेलखंड के पठार में, और बिंद का जो कगारी क्षेत्र हमारा है उसके भाग से सटा हुआ है। और मध्य मालवा का पठार का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसके किनारे पर यह स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी जो पश्चिमी क्षेत्र पर है, और राजस्थान का जो क्षेत्र जहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर जैसे ज़िले हैं, तो ये यहाँ पे इस क्षेत्र को कवर करता है। तो इस प्रकार यह मालवा के पठार का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो जो मालवा का पठार है इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पूर्वी मालवा का पठार, और दूसरा हमारा है पश्चिमी मालवा का पठार। पश्चिमी मालवा के पठार पर अगर हम चर्चा करें तो इसके मुख्यतः 3 भाग जो हैं वो लगभग बताए गए हैं, जिसमें से यदि हम देखें तो ऊंची माही निवास क्षेत्र जो हमारा हो गया वो, फिर हमारा हो गया चंबल बेसिन, और हमारा हो गया छोटी काली सिंध बेसिन। काली सिंध जो वहाँ पे नदी है तो उसका छोटी काली सिंध बेसिन का जो क्षेत्र है वो तीसरे पश्चिमी मालवा पठार के क्षेत्र में यह जाना गया। ये जो क्षेत्र है पूर्वी मालवा पठार के क्षेत्र में अगर हम जानें तो पूर्वी मालवा पठार को मुख्यतः 5 भागों में जो है
वो डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हमारा है भोपाल पठार, दूसरा हमारा है गुना पठार, तीसरा हमारा है सागर पठार, चौथा हमारा है बेतवा बेसिन। बेतवा बीना बेसिन जो हमारा क्षेत्र है वो है बेतवा बीना बेसिन। बेतवा बीना का जो बेसिन का क्षेत्र है नदियों का वो, और इसके साथ साथ जो तीसरा है वो है दक्षिण पूर्व मालवा पठार। जो दक्षिण पूर्व मालवा पठार है ये, तो भोपाल पठार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये यहाँ पे है लगभग पूर्वी क्षेत्र में। फिर अगर हम चर्चा करें गुना पठार, तो गुना पठार आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। फिर हम चर्चा करें सागर पठार, तो सागर पठार का क्षेत्र है। बेतवा और बीना का जो क्षेत्र है वो ये हो गया हमारा बेसिन का क्षेत्र, और दक्षिण पूर्व जो मालवा का क्षेत्र है वो ये है। तो इस प्रकार हमने पूर्वी मालवा पठार का देखा। पश्चिमी मालवा पठार जो हमारी ये पश्चिमी का क्षेत्र है, ये मालवा, ये पूर्वी मालवा क्षेत्र है, पश्चिमी मालवा क्षेत्र है। तो ऊंची माही का जो क्षेत्र यहाँ पे हमारा नदी है, जो नदी उसका जो उच्च क्षेत्र वहाँ पे दिखाया जा रहा है। चंबल का जो बेसिन का एरिया है वो हो गया हमारा, और छोटी काली सिंध का जो क्षेत्र है बेसिन, वो हमारे पश्चिमी मालवा पठार के भौगोलिक वातावरण के क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया है। तो कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मालवा का पठार है हमारा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन है वो होता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी मानी गई है। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है उससे हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में उभर के आती है। और यहाँ पे ज़्यादातर कृषि जो होते हैं वो हमारे इसी क्षेत्रों में होते हैं। दूसरी इसकी प्राकृतिक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह दो नदियों के विभाजन का कार्य करती है। पहला होता है चंबल और दूसरी हमारी है नर्मदा। यह दो नदियों चंबल और नर्मदा के बीच विभाजन का, अर्थात यहाँ पे हमारा जो चंबल का एरिया जो बह रहा है, चंबल नदी का क्षेत्र हो गया अपवाह क्षेत्र, और ये हो गया हमारा नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। इसके बीच का जो एरिया है, अर्थात यह इनके बीच विभाजक का काम करती है, डिवाइडेशन का काम करती है। तो यह भी एक मालवा के पठार का सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यहाँ पे है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मालवा का जो पठार है उसकी और क्या भौगोलिक विशेषता है। तो यहाँ से कर्क रेखा, सबसे जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम यहाँ पे चर्चा करके देख रहे हैं कि एक यह प्राकृतिक विभाग ऐसा है, प्राकृतिक भाग, जहाँ से कर्क रेखा जो है वो 2 बराबर भागों में मालवा के पठार को डिवाइड करती है। तो यह एक और भौगोलिक विशेषता जो है, इसकी खासियत है मालवा के पठार की, कि कर्क रेखा जो है वो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और इसका जो क्षेत्र है इसमें मुख्यतः 18 ज़िले जो हैं वो शामिल हैं। मालवा के पठार में मुख्यतः लगभग 18 ज़िले जो शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे कि सागर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा भाग है उसका। फिर यहाँ पे हमारा झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, और यहाँ पे गुना का जो क्षेत्र है वो लगभग आता है, थोड़ा सा भाग यहाँ पे। तो ये कुल मिला करके 18 ज़िले जो हैं, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। और यहाँ की अगर हम अब बात करें प्रमुख नदियों की, तो जैसा कि प्रमुख नदियाँ, अब मैंने बताया यहाँ पर कि यह नदियों का प्रमुख क्षेत्र है और यहाँ पर इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत मात्रा में नदियाँ जो हैं वो बहती हैं, उनका बहुत मात्रा में क्षेत्र है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो चंबल जो हो गई हमारी खास नदी हो गई, चंबल हो गई, माही हो गई, पार्वती हो गई, सोनार हो गई, काली सिंध हो गई, बेतवा हो गई, क्षिप्रा हो गई, इत्यादि नदियाँ, अर्थात ये प्रमुख नदियाँ हैं। इसके अलावा अन्य छोटी बड़ी नदियाँ जो हैं वो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। मालवांचल मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण अपना रखता है, महत्वपूर्ण पक्ष रखता है।
और मालवांचल की जो नगरी है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि यहाँ की जो सोयाबीन की फसल है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल मानी गई है। और इसीलिए मालवांचल का जो क्षेत्र है उसे मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, जिसमें इंदौर का क्षेत्र हो गया, पीथमपुर हो गया, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया का उसको उपाधि दी गई है। तो ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो मालवांचल के ही क्षेत्र में आते हैं। उद्योगों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पीथमपुर उद्योग हो गया, हमारा रियल एस्टेट हो गए और सीमेंट के उद्योग हो गए, और यहाँ पे कृषि उद्योग हो गया, सूती कपड़ा उद्योग हो गया, क्योंकि कपास काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है और कपास प्रचुर मात्रा में यहाँ पे इस एरिया में पाया जाता है, इसकी खेती होती है, तो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे स्थापित है। और अगर हम प्राकृतिक दर्शनों के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि जो हमारा भोपाल का क्षेत्र है और सबसे बड़ा सिंहस्थ जो मध्य प्रदेश का महाकुंभ कहा जाता है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे जो भौगोलिक और ये वातावरण जो हमारा बनता है तो ये महत्वपूर्ण है। फिर अब यहाँ पे सबसे ऊँची चोटी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार की चोटियाँ हैं जो पाई जाती हैं। पहली होती सिगार चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो है यहाँ की सिगार चोटी। तो अब यहाँ पे अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा करें तो यह नर्मदा का अपवाह क्षेत्र है यहाँ पे आप, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। तो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र हम अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो आज हमने चर्चा की मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी प्राकृतिक विभाग के क्षेत्र से सबसे बड़ा क्षेत्र है, 28% एरिया के कवर करता है, 28,222 वर्ग किलोमीटर जो इसका है वो पूरा रेंज है एरिया का। फिर अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये हमारा 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से यह 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा जो है वो फैला हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम चर्चा करें जलवायु के बारे में तो यहाँ की मैंने बता ही दिया आपको, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है यहाँ पे पाई जाती है और इसके साथ साथ 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा का रेंज है वो यहाँ पे होता है। इसकी मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है और ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे नर्मदा और चंबल के विभाजक के रूप में यह कार्य करती है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा प्राकृतिक विभाग है, कौन सा ऐसा प्राकृतिक भाग है जो नर्मदा और चंबल के बीच विभाजक का कार्य करता है। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बना। फिर हमने देखा कि कर्क रेखा, तो एक यह प्रश्न बनता है कि कौन सी कर्क रेखा जो है वो किस प्राकृतिक विभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो मालवा का जो क्षेत्र है हमारा मालवा का पठार जो उसको बांटती है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रमुख नदियों का मायकों का जो क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक विभाग है जिसे नदियों का मायकों का क्षेत्र कहा जाता है, तो मालवा का जो पठार, जैसे चंबल, माही, पार्वती, सोनार, काली सिंध, बेतवा, क्षिप्रा इत्यादि। फिर इसके बाद हम देखें कि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है, तो सिगार चोटी है 854 मीटर। तो इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ पाई जाती हैं जिनकी रेंज जो है वो कम है, जानापा और धजारी। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो हमारी होगी उसके दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हमने देखा कि मालवा के पठार जो हैं उसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा। जो पूर्वी मालवा का क्षेत्र है उसमें भोपाल पठार, गुना पठार, सागर पठार, बेतवा, बीना बेसिन। अब बेसिन जो होता है वो नदियों का एक क्षेत्र होता है, 5 क्षेत्र वहाँ पे हो गया हमारा। तो बेतवा और बेसिन का जो क्षेत्र हो गया वो हो गया हमारा। फिर दक्षिण और पूर्वी का जो क्षेत्र हो गया वो हमारा इस एरिया में आता है मालवा का। फिर हमने देखा ऊंची माही क्षेत्र जो हमारा हो गया वो हो गया। फिर चंबल बेसिन हो गई और छोटी काली सिंध बेसिन। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आज इसके बारे में चर्चा की और आशा करते हैं कि मालवा के पठार के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी और यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यह एक छोटा सा प्रयास है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कि आप घर बैठे कैसे निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी कंटेंट्स को यहाँ पे क्रिएट करके और एक्यूरेट कंटेंट जो है वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको हर बुक पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक लाइन से समझ में आती होंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। धन्यवाद। यह सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर की दिख रही है उसे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।